Hello everyone, welcome or welcome back to Krishna Educationals. So for today we are going to start with the another video of company final accounts. तो आज का जो हमारा इल्यूस्ट्रेशन 5 है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें आपकी दो चीज़ें हो जाती है, दैट इज़ बैलेंस शीट भी, कंपनी की बैलेंस शीट भी, और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आएँ तो प्लीज़ पूरा क्वेश्चन अच्छे से रीड करो कि एग्जैक्टली आपको सॉल्व क्या करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में करना कुछ और होता है हम कर कुछ और लेते हैं। सो अच्छे से क्वेश्चन रीड करिएगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या करना है और क्या नहीं। तो चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं क्या क्या है। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ ओमेगा लिमिटेड एज ऑन 31st March 2012। फिगर्स इन रुपीज 1000। Land at cost 220, plant and machinery at cost 770, trade receivable 96, inventories 31st March 2012 86, bank 20, adjusted purchases 320, factory expenses 60, administration expenses 30, selling expenses 30, debenture interest 20, interim dividend paid 18। उसके बाद क्रेडिट साइड पर इक्विटी कैपिटल दिया हुआ है, शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 300, 10% डिबेंचर्स 200, जनरल रिजर्व 130, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 720, सिक्योरिटीज प्रीमियम 40, सेल्स 700, ट्रेड पेबल्स 52, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 172 एंड सस्पेंस अकाउंट है ₹4, दैट इज 4000। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है। अब जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ना, जिस बारे में बोला गया है, आप उस बारे में यहाँ पर ही उसके रिलेटेड ही स्टार कर लीजिएगा। अब पहला है दिया है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल के बारे में। द ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, तो यहाँ पर तो उसका काम नहीं है, वो बैलेंस शीट में हो जाएगा। सेकेंड है द कंपनी ऑन द एडवाइस ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यूअर विश टू रिवैल्यू द लैंड एट ₹3,60,000। रिवैल्यूएशन हुआ है लैंड का कितने रुपयों पर? एट है, यहाँ बाय नहीं है, एट है, तो 3,60,000। लैंड एट कॉस्ट क्वेश्चन में कितनी दी गई है? 2,20,000 और यहाँ पे है 3,60,000, दैट इज अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है, तो यहाँ पर एक एडजस्टमेंट है, तो स्टार्ट कर लीजिए। और दिया है डिक्लेयर्ड फाइनल डिविडेंड एट द रेट 10% ऑन 2 अप्रैल 2012। तो यहाँ पर इसका कोई काम नहीं होगा बैलेंस शीट में भी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी, तो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना होगा, जो हम लास्ट में कर लेंगे। ठीक है, तो इसको बाद में देख लेंगे, फिलहाल इसका यहाँ पर कोई भी काम नहीं है ट्रायल बैलेंस के अंदर। फोर्थ, सस्पेंस अकाउंट ऑफ ₹4,000, ये वाला 4,000 रिप्रेजेंट्स कैश रिसीव्ड फॉर द सेल ऑफ सम ऑफ द मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2011। मतलब कि ये जो 4,000 आपको यहाँ पर दिख रहा है, किस बारे में दिख रहा है? ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है जो भी आपको कैश मिली है सेल के ऊपर, कोई तो भी मशीनरी है जो स्टैंड हो रही थी 1 अप्रैल 2011। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ द मशीनरी वॉज ₹10,000। उसी मशीन का कॉस्ट कितना है? 10,000, और उसके ऊपर जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था वो कितना था? 8,000। ठीक है, तो यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट है ना, वहाँ पर स्टार कर लीजिएगा बस, और कहीं पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि कैश रिसीव बोला है तो ऑलरेडी बैंक में भी अकाउंट हो चुका होगा, इसका वो दिख गया होगा। बाकी ये रहेगा सेल का और एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन का, वो हम प्लांट एंड मशीनरी में देख लेंगे। और हाँ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ पर भी है। ठीक है, इसके बाद बोला है कि डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड एट 10% कॉस्ट। तो यहाँ पर दिखा देंगे और वहाँ पर भी होगा उसकी अकाउंटिंग, प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट जो बोला है। तो ऑलरेडी हमने स्टार करके रखे हैं, तो और किसी को करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या बोला है उन्होंने? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ओमेगा लिमिटेड्स बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2012 and statement of profit and loss with notes to accounts for the year ended 31st March 2012 as per schedule 3rd, that is कंपनी के हिसाब से आपको बनानी है ये। इग्नोर प्रीवियस ईयर फिगर्स एंड टैक्सेशन। ठीक है, वो आपको इग्नोर करना है। तो आप क्या क्या बनाना है एग्जैक्टली? ओमेगा लिमिटेड की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2012। तो ये चीज़ें आपको करनी है, आपने स्टार भी करके रखा है। हाँ, और एक और चीज़, शुरू करने से पहले ये ट्रायल बैलेंस के आइटम किस किस जगह पर जाएंगे वो आप पहले ही यहाँ पर नोट करके रख लीजिए, क्योंकि जब भी आप बैलेंस शीट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे, तो वहाँ पर ये आइटम्स डालना ईजी रहेगा आपके लिए। ठीक है,
तो पहले आइटम के साथ जाते हैं। लैंडर्ड कॉस्ट कहाँ पे जाएगा? असेट साइड में, पीपीई में। ठीक है, तो ये जाएगा पीपीई में। नॉन करेंट असेट्स में ये भी प्लांट एंड मशीनरी पीपीई में जाएगा, नॉन करेंट असेट्स में। ट्रेड रिसीवेबल्स ये करंट असेट का पार्ट होगा, तो इसको दे देते हैं ऐसे, करंट असेट का पार्ट। इन्वेंट्रीज भी सेम करंट असेट का पार्ट है ये भी। उसके बाद है बैंक, ये भी करंट असेट का पार्ट है। एडजस्टेड परचेसेस ये पार्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का, बैलेंस शीट में कोई काम नहीं है इसका। फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी अदर एक्सपेंसेस में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना क्योंकि ये थोड़ी सी खिचड़ी जैसा लग रहा है, बट मेरे पास इतनी जगह नहीं है लिखने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, प्रॉफिट एंड लॉस में, अदर एक्सपेंसेस में। सेलिंग भी उसमें ही जाएगा सेम, और डिबेंचर इंटरेस्ट भी वहीं पर जाएगा। इंटरिम डिविडेंड पेड ये नहीं जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, बिकॉज ये एक अप्रोप्रिएशन हो जाता है, अप्रोप्रिएशन ऑफ एक्सपेंस, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि ये एक्सपेंस है तो डाल देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, पर ये जो इंटरिम डिविडेंड होता है ये पे किया जाता है ओनर्स को, ना ही थर्ड पार्टीज को, तो आप इसे प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं डाल सकते। और ये जो एक्सपेंस होता है जनरल एक्सपेंस नहीं है, ये एक अप्रोप्रिएशन हो जाता है, स्पेशल पर्पज के लिए एक्सपेंस यूज किया जाता है, दैट इज डिविडेंड पेमेंट के लिए। तो बिल्कुल भी मत डालना प्रॉफिट एंड लॉस में, ये आपका पार्ट हो जाता है बैलेंस शीट का, पर वो भी हम देखेंगे कि कहाँ पर ये जाएगा। उसके बाद आता है इक्विटी कैपिटल, ये आपका शेयर कैपिटल में चला जाएगा। 10% डिबेंचर्स ये नॉन करंट लाइबिलिटीज, दैट इज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। जनरल रिजर्व्स ये रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी रिजर्व्स एंड सरप्लसेस का पार्ट है। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी सेम। उसके बाद सेल्स, तो ये आपका रेवेन्यू फ्रॉम मेन ऑपरेशंस जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, उसमें चला जाएगा। ट्रेड पेबल्स ये आपका बैलेंस शीट का आइटम है, तो ये आपका करंट लाइबिलिटीज में चला जाएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये अकाउंटिंग पर्पस के लिए यूज होगा, तो यहाँ पर किधर हम डालेंगे नहीं। सस्पेंस अकाउंट भी किधर भी नहीं जाएगा, ये भी अकाउंटिंग पर्पस के लिए हम देख लेंगे बाद में। तो इतना सब कुछ था, अब हम मेन सॉल्यूशन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहले बनाते हैं ओमेगा लिमिटेड की बैलेंस शीट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद नोट्स टू अकाउंट। एज ऑन 31 मार्च 2012। और हाँ, ये अभी क्वेश्चन में उन्होंने इस तरीके से लिखा है ना, फिगर्स इन रुपीज 1000, तो आप भी उसी तरीके से लिखिएगा आंसर में भी, फिगर्स इन रुपीज 1000। ओके, सेम ही फॉर्मेट में आप दिखाइएगा आंसर शीट में भी। ओके, पर्टिकुलर्स के बाद नोट नंबर, और यहाँ पर ओके। तो पहला यहाँ पर, एक मिनट हम, तो पहला हम शुरू करेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के साथ में। के बाद है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में पहला क्या जाता है, का शेयर कैपिटल।
तो यहाँ पे पहले ही लिख के रखिएगा नोट नंबर 1, तो आपको हमेशा ही हमेशा बनानी पड़ती है। सेकेंड नोट बनेगी रिजर्व्स एंड सरप्लस की, वो भी हमेशा बनती ही बनती है। रिजर्व्स एंड सरप्लस नोट नंबर 2। उसके बाद आ जाता है आपका नॉन करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में जब मैंने फॉर्मेट समझाया होगा, मैंने एक प्रीवियस वीडियो में फॉर्मेट समझाया था, वहाँ पे नॉन करंट लाइबिलिटीज़ बहुत तरीके की मैंने समझाई थी। पर यहाँ पर अगर देख रहे होंगे आप पहले, जहाँ पे हमने लिखे थे आइटम्स, तो सिर्फ एक ही दिख रहा है और उसमें भी कोई ऐसी एडजस्टमेंट है नहीं जिसकी वजह से हमें नोट बनाना पड़े। अब अगर आपको चाहिए तो आप बना सकते हो, पर मैं यहाँ पर नहीं बना रही हूँ नोट। एग्ज़ाम में भी अगर यही चीज़ याद रखना, अगर टाइम कम है तो कम से कम आप नोट्स दे सकते हो और जल्दी अपना सोल्यूशन पूरा कर सकते हो। सॉरी, यहाँ पे पहले आपको लिखना पड़ेगा नॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो सिर्फ एक ही आइटम दिया गया है, वो है यहाँ पे 10% डिबेंचर्स 200। के बाद आपका आ जाता है करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ में देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ था। करंट लाइबिलिटीज़ में सिर्फ एक था, ट्रेड पेएबल्स, और कुछ भी नहीं है, बस और कुछ भी नहीं है करंट लाइबिलिटीज़ में। और हाँ, करंट लाइबिलिटीज़ में ये मत डाल देना इंटरिम डिविडेंड पेड, बिकॉज ये ऑलरेडी पेड है, तो लाइबिलिटी में आने का सवाल ही नहीं उठता है। और बचता है ये थर्ड वाला जो एडजस्टमेंट दिखा है आपको, डिक्लेयर्ड फाइनल डिविडेंड। तो कोई लोग यहाँ पर लिख के आ जाए करंट लाइबिलिटी में तो वो भी नहीं आएगा। इसको हम अच्छे से लास्ट में डिस्कस करेंगे कि ये क्यों हमने नहीं लिखा करंट लाइबिलिटी के अंदर। तो सिर्फ अभी के लिए एक ही आइटम बच रहा है करंट लाइबिलिटी में। और हाँ, ये सब लिखते समय ना 2-3 लाइंस छोड़ दिया करो, यहाँ पर, यहाँ पर, और यहाँ पर भी, या यहाँ पर भी। अगर कोई आइटम बाद में नजर आता है तो आप आराम से लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि बाद में खिचड़ी बन जाए इस सब चीज़ों की। तो करंट लाइबिलिटीज के लिए सिर्फ एक ही आइटम है, ट्रेड पेएबल्स। उसके लिए भी कोई नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कितना दिया हुआ है, 52। उसके बाद आई थिंक लाइबिलिटी सेक्शन की सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब हम बनाते हैं असेट्स, ठीक है। सेट्स पहला यहाँ पर आ जाता है आपके लॉन्ग टर्म असेट्स, दैट इज नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स में आपको पहले दिखा है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, PPE, ठीक है। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, एग्जाम में आप लॉन्ग फॉर्म ही लिखिएगा, शॉर्ट फॉर्म नहीं, ठीक है। तो PPE पहले देख लेते हैं क्या क्या है। सिर्फ आई थिंक एक ही आइटम है नॉन करंट असेट का और कुछ नहीं है। PPE में तो आपकी लैंड उसके अंदर चली जाएगी, तो ये नोट्स में आपको दिखाना पड़ेगा लैंड भी और प्लांट एंड मशीनरी। यहाँ पर आने का सवाल नहीं है। बाकी फिक्स्ड असेट्स में, दैट इज नॉन करंट असेट्स में, अब देख लो कि कोई आइटम रहा तो नहीं है करने के लिए, नहीं बच रहा है। तो हम करंट असेट्स लिख लेते हैं सारे के सारे, ठीक है। करंट असेट्स में क्या क्या है दिया हुआ, तो करंट असेट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 96, ट्रेड रिसीवेबल्स 96। उसके बाद क्या क्या है, बैंक 20, तो यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मत लिखना क्योंकि अब वो है नहीं, तो यहाँ पर बैंक बैलेंस लिख रहे हैं क्योंकि बैंक बैलेंस दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है।
तो यहाँ पर पहले मैं दोनों लिख लेती हूँ। उन दोनों के लिए नोट्स नहीं है बिकॉज कोई भी एडजस्टमेंट है ही नहीं यहाँ। थर्ड बचता है आई थिंक इन्वेंट्रीज, ये बस अभी यहाँ पर इन्वेंट्री भी क्लोजिंग ही दी हुई है, ओपनिंग आपको दी ही नहीं है। अगर ओपनिंग दी होती तो वो आपको काम में आती प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। इन्वेंट्रीज 86, 86 ठीक है। अब इतना सब कुछ हो गया है और कोई आइटम भी नहीं रहा है। एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं, अगर कोई बचा हो तो लिख लेते हैं, नहीं तो हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना लेते हैं इसके बाद में। आई थिंक कोई भी आइटम नहीं रहा है, डायरेक्टली हम जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट मार्च 2012 ये हो गई आपकी स्टेटमेंट। तो यहाँ पर पर्टिकुलर्स, सेम नोट नंबर और वही रुपीज इन 1000। ठीक है, तो पहला क्या आता है आपको, ये ना दोनों के फॉर्मेट्स अच्छे से लर्न करने होंगे, तभी आप आराम से बैलेंस शीट भी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के स्टेटमेंट बना पाओगे। नहीं तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आप फेस करने वाले हो, क्योंकि ये आइटम सबको ध्यान में रखने होंगे कि पहला आइटम क्या आएगा और फिर किसकी नोट बनेगी नहीं बनेगी। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, फॉर्मेट बहुत बहुत काम में आएगा आपको। तो पहला हम लिखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो उसके लिए भी नोट दे देते हैं यहाँ पर। तो आई थिंक ये होगा नोट नंबर 3। हाँ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर 3 दे दिया और हम बता देंगे लिखकर। उसके बाद दूसरा जो आ जाता है आपका है अदर इनकम। ठीक है, अदर इनकम के लिए भी हम नोट दे देते हैं, नोट नंबर 4। अदर इनकम वैसे थी क्या, रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशन, हम ऑपरेशंस तो हमने देखा था कि सेल्स दिया हुआ था, पर अदर इनकम दिया भी है नहीं दिया है, अदर इनकम नहीं दी है आपको आई थिंक। ट्रायल बैलेंस में तो अदर इनकम आपको नहीं दी हुई है। बाकी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो आपको 4th नंबर की एडजस्टमेंट है, सस्पेंस अकाउंट ऑफ ₹4000 वाली, उसमें आपका 2000 का प्रॉफिट निकलेगा। जब हम सॉल्व करेंगे तब हम देखेंगे। बाकी और कोई भी आइटम नहीं दिख रहा है मुझे अदर इनकम का। ठीक है, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो यहाँ पर ही हमने डाल के रखा था, सेल्स P&L अकाउंट। बस इतना ही है। और अब एक्सपेंसेस में मूव करते हैं, क्या क्या है। टोटल इनकम, ठीक है। उसके बाद है 4th आपका एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस आपको अगर याद आ रहा होगा फॉर्मेट में, मैं पहले आपको लेके चलती हूँ एक्सपेंसेस दिखाने से, लिखने से पहले। ये फॉर्मेट में जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इस फॉर्मेट के अंदर जब हम देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ पर आप देखो कि पहला है आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। सेकंड है परचेसेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, वो भी आपके पास नहीं है। चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, वो भी आपके पास नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप
हम क्वेश्चन में वापस चलें। क्वेश्चन में अगर हम वापस चले तो यहाँ पर देखो कोई भी ऐसा आइटम आपको दिया ही नहीं हुआ है। पर यहाँ पर आप देखो एक आइटम जो है एडजस्टेड परचेसेस, आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या करना है, बहुत लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता होगा, ये वाला नीचे करके बताती हूँ, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये आपको पता होगा, है ना। पर यही अगर हमें परचेसेस फाइंड करने के लिए हो, फाइंड करना है, अगर यही फॉर्मूला हम वापस से रिस्ट्रक्चर करें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये हो जाएगा माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, करेक्ट। तो वही तो यहीं पे आपको दिया हुआ है, यही तो दिया हुआ है एडजस्टेड परचेसेस। तो परचेसेस एडजस्ट करके रखी हुई है, यही चीज़ तो आपको ऊपर दी हुई है। तो बस आपको यही लिखना है बस आपको, ठीक है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा विथ दी फॉर्मूला। एक्सपेंसेस था तो हम यहाँ पर डाल दे रहे हैं एडजस्टेड परचेसेस 320। उसके बाद आपके पास क्या है, के बाद आपको क्या क्या लिखना होता है, ये देखते हैं। उसके बाद कौन कौन से एक्सपेंसेस आप डालेंगे यहाँ पर वो सब देख लेते हैं। तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस है वो तो लास्ट में आपका अदर एक्सपेंसेस में जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन भी वो भी आपका अदर एक्सपेंसेस में ही जाएगा, सेलिंग एक्सपेंसेस वो भी अदर एक्सपेंसेस में ही जाएगा, डिबेंचर इंटरेस्ट ये आपका फाइनेंस कॉस्ट होता है, फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, तो इसको हम इसीलिए फाइनेंस एक्सपेंस में डालेंगे। फाइनेंस एक्सपेंस में और कोई भी आइटम नहीं दिख रहा है तो हाँ बस डिबेंचर इंटरेस्ट ये हम डाल देंगे, ठीक है। तो फाइनेंस कॉस्ट आप इसके लिए नोट दे दे, बिकॉज पता लगना चाहिए आपने क्या लिखा है फाइनेंस कॉस्ट के अंदर। यहाँ पर 320 यहाँ पर आना चाहिए फाइनेंस कॉस्ट। अब उसके बाद और कौन से एक्सपेंसेस बचते हैं देखते हैं अदर एक्सपेंसेस के अलावा। ये तो आपका इंटरिम डिविडेंड है तो ये तो अप्रोप्रिएशन है, आएगा ही नहीं यहाँ पे। और बाकी का सब आपका हो गया, तो सब अब भी अदर एक्सपेंसेस के आइटम बचते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड फैक्ट्री। अदर एक्सपेंसेस यहाँ पर एक दो लाइन छोड़ के रखना, अगर हमें याद आता है एक्सपेंसेस तो हम वो भी लिख लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी नोट दे देते हैं यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस के लिए 6। यहाँ पर अभी फ़िलहाल कोई आइटम दिख नहीं रहा है तो हम लिख नहीं रहे हैं, अगर हमें कोई और आइटम एक्सपेंसेस के अंदर मिल जाता है तो हम लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तब तक के लिए तो यहाँ पर हमारे टोटल एक्सपेंसेस पूरे होते हैं। ये हुए टोटल एक्सपेंसेस। और आपको लास्ट में बोला गया था कि आप इग्नोर करिएगा प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स और टैक्सेशन, तो यहाँ पर वो हमें लिखना ही नहीं है, तो डायरेक्टली इस साल का प्रॉफिट निकाल के हम छोड़ देंगे। तो 6th का प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर, ओके।
और ये कैसे आएगा, ये थर्ड माइनस फोर्थ, सॉरी फिफ्थ। हो चुका यहाँ पर। अब हम बढ़ते हैं नोट्स टू अकाउंट्स, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे शुरू होते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। अब उस नोट्स टू अकाउंट्स में पहला जो हमारा नोट बनेगा वो होगा शेयर कैपिटल का। तो शेयर कैपिटल में पहला क्या आएगा, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ऑथोराइज्ड। अब ऑथोराइज्ड आपको के लिए एडजस्टमेंट दी गई थी, तो देखते हैं क्या थी एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट थी कि ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ऑथोराइज्ड, तो 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो ये कितना आएगा, 4 लाख। इसको इशूड के साथ बिल्कुल भी मत मिलाना, इशूड अलग है। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स को भी आप इन ₹1000 ही लिख लेना, बिकॉज आपके लिए ये आसान रहेगा फिगर्स जल्दी लिखना। क्योंकि अगर यहाँ पर आप डायरेक्टली ऐसे लिखोगे 4 लाख और ऊपर आपने समझो लिख लिया गलती से 4 लाख और ऊपर ऑलरेडी आपने लिखा हुआ है फिगर्स इन ₹1000, तो वो अमाउंट्स गलत हो जाएंगी, आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप नोट्स टू अकाउंट में उसी ही तरीके से लिखें। ठीक है, इन 1000। ठीक है, तो पहला था हमारा 4 लाख। उसके बाद है इशूड, यहाँ पर लिख लेते हैं इशूड। ऑथोराइज यहाँ पर ही खत्म हो चुका, इशूड शेयर कैपिटल, तो वो कितना है देख लेते हैं। तो ये है 300, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 300। यस, यहाँ पर आया हमारा इशूड शेयर कैपिटल 300। तो वो भी आपको दिखाना पड़ेगा कि 300 कैसे है, तो वही 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच हो जाता है आपका यहाँ पर इशूड शेयर कैपिटल। उसके बाद आते हैं आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए जो जो रिजर्व्स जिसमें एडजस्टमेंट नहीं है बिल्कुल भी, तो हम पहले वो लिख लेते हैं सारे के सारे। तो पहला बैलेंस यहाँ पर तो पहला आपका यहाँ पर जो रिजर्व है, जनरल रिजर्व दिख रहा है 130, प्रॉफिट एंड अकाउंट ये लॉस अकाउंट पिछले साल का है, प्रीवियस फिगर है। और सिक्योरिटीज प्रीमियम है 40, 130 40। रिजर्व्स एंड सरप्लस पहले पहले आ रहा है जनरल रिजर्व जो है 130,
और आपका सिक्योरिटीज़ प्रीमियम जो है 40। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पहला तो आपको ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में, और जो क्लोजिंग बैलेंस आपको आएगा वो इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस जब आप स्टेटमेंट सॉल्व करेंगे जो आपको लास्ट में आएगा वो आप यहाँ पर दिखाओगे। तो पहला ये आएगा यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस जो दिया था 72। ठीक है, अब जो भी एडजस्टमेंट होगा क्लोजिंग का हम वो देख लेते हैं 2-3 लाइन्स छोड़ के। रिजर्व्स एंड सरप्लस में और कुछ भी नहीं है, तो थर्ड पे चलते हैं। थर्ड नोट था आई थिंक